दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी संप्रेषण का, सामान्य हिंदी से संबंधित जो आपके सामने पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे एक सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो सामान्य हिंदी संप्रेषण की जो यूनिट फर्स्ट है और जो यूनिट सेकंड है वो सारे एक सारी मैं करवा चुका हूँ। आप अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, यूनिट नंबर थर्ड का अपन करेंगे पूरा का पूरा रिवीजन। तो अगर अभी तक आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जरूर से देख लेना। साथ के साथ जो ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना इस पीडीएफ को भी। और 90% 90% आप बच्चे हो वो वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अपने को 16,000 सब्सक्राइबरों तक पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 16,000 सब्सक्राइबरों तक अपन पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी। तो जो यूनिट नंबर थर्ड आती है आपके सामने, उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है आपके सामने निबंध और प्रारूप लेखन। तो निबंध तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराऊं क्योंकि एक ही निबंध लिख दिया गया है, इसमें मैं आपके सामने निबंध नहीं करवाने वाला हूं। निबंध आपके लिए एक अलग से वीडियो आएगा निबंध का। निबंध आप वैसे भी लिख दोगे, निबंध का एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट निवेदन जो निबंध है वो देखने को मिलेंगे आपके सामने। समझ में आ गया? और अगर आपके सामने मैं करवाऊं तो करवा भी सकता हूं निबंध, चलो देखते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके सामने दो हैं, एक तो निविदा का प्रश्न देखने को मिलता है, टेंडर का प्रश्न देखने को मिलता है, एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है किसका, आपके सामने अधिसूचना का प्रश्न। तो इन तीन प्रश्न देखने को मिलते हैं, तीनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से, तीनों की तीनों चीजें आपको अच्छे से कर लेंगे। तो चलो एक बार मैं आपको करवा ही देता हूँ, निबंध भी साथ के साथ हो जाएगा आपका, बीच में नहीं रुकेंगे इस चीज को। पहला है जो निबंध है वो किसका, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता से संबंधित। भाई इन्वायरमेंट है, पर्यावरण संरक्षण की इस समय आपको पता है सब जरूरत है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपके सामने सारी चीजों को अपन समझने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, तो निबंध लिखने का पूरा प्रारूप है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। पर्यावरण संरक्षण से सभी चीजों को पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण होता क्या है? पर्यावरण हमारी पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक घटक। तो देखो आपको लिखने का ना, जो निबंध लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक सबसे जरूरी चीज है, निबंध तो आप कहीं से भी पढ़ के लिख भी दोगे वैसे, लेकिन निबंध को लिखो ना तब आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंटों में लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि भाई पर्यावरण क्या है, फ्रिक्शन संरक्षण कैसे करना चाहिए, अलग अलग बिंदुवार लिखना। जितना बिंदुवार लिखोगे, जितना पैसेज वाइज लिखोगे, आपके सामने उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे। काफी बच्चे एक साथ सारी सारी राम कहानी लिख देते हैं, ना ना ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल भी। समझ में आ गया? और अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, बस इतना ध्यान रख लेना। सारा निबंध पैराग्राफ ही लिखना है और अंतिम में निष्कर्ष लिखना ना बोलना, बस नंबर मिल जाएंगे आपको अच्छे से। पर्यावरण जिसमें अंतर पृथ्वी और के समस्त घटक, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु शामिल हैं, वही हमारे जीवन के तरह। देखो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास जो चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें वायु हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, जो भी चीजें हमारे आसपास देखने को मिलती हैं वो सब किसके हिस्सा होती हैं, पर्यावरण का हिस्सा होती हैं वो सारी की सारी चीजें। और यही सब चीजें क्या है, हमारे जीवन का आधार भी बनती है। हम आपके सामने जो सांसें लेते हैं, सांसें लेने के लिए जो हमें स्वच्छ हवा चाहिए, पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल चाहिए, और भोजन और उपजाऊ जमीन हमें रहने के लिए चाहिए, आवास के लिए चाहिए। आवास के लिए हमें एक उपजाऊ जमीन चाहिए होती है। हालांकि मानव अनियंत्रित गतिविधियों और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण ये पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हम क्या देखते हैं कि भाई बिना पर्यावरण के हमारा जीवन है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते जो इंसान पूरे जीवन जीता है उसमें सांसों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हवा में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है ना। जिस जमीन पे रहते हैं, भूमि, भूमि पर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि वो उपजाऊ होने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। खाद्य पदार्थ को खाकर इंसान जिंदा रहता है, वो भी आपके सामने पर्यावरण से रहती है। साथ के साथ आपके सामने जो शुद्ध है पानी चाहिए आपको पीने के लिए, भाई बिना पानी के भी जीवन संभव नहीं है, तो शुद्ध पानी है वो भी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी जो जीवन शैली है, हमारी जो जीवन शैली है, इसको हमने इतना खराब बना दिया है। इसके कारण क्या आपके सामने जो हमारी गतिविधियों ने क्या किया है, जो पूरा पर्यावरण है उसको नष्ट कर दिया है। आज जो हमारा पर्यावरण है ये अलग अलग प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अभी अनेक प्रकार के इसके सामने गंभीर संकट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपके सामने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो पर्यावरण के सामने
चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इसके वजह से आज हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता केवल एक नैतिक दायित्व नहीं है। अगर हम पर विस्तार से पढ़ें तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ पर्यावरण को बचाना सिर्फ हमारा दायित्व इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अपना जीवन जीना है, बल्कि हमें अपने लिए ही पर्यावरण को बचाना आवश्यक नहीं है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए पर्यावरण को बचाना जरूरी है। अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम पर्यावरण को बचा कर रखेंगे तो उनके लिए वो क्या होगा, वो भी अपना स्वच्छ और एक सही जीवन जिएंगे। जैसे कि अब दिल्ली है, दिल्ली जैसी जगह में आपके सामने हर वो संभव सुविधा मिलती है, लेकिन वहां पे स्वस्थ वायु नहीं, स्वस्थ वायु नहीं तो अलग प्रकार की जो वायु से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो क्या वो जीवन आपके सामने कोई सार्थक जीवन हुआ? कोई महत्व नहीं है उस जीवन का आपके सामने। क्यों? क्योंकि जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपके सामने क्या नहीं है? स्वास्थ्य ही सही नहीं है, और स्वास्थ्य नहीं है तो कितनी भी सुविधा हो कोई महत्व नहीं है। तो स्वच्छ जीवन होने के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य का होना जरूरी है, और स्वास्थ्य सही कब होगा? जब आपका वातावरण है वो अच्छा होगा। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अलग अलग प्रकार की जो पर्यावरण के सामने चुनौतियां हैं, जिसमें से आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी है? जलवायु में परिवर्तन। जो आपके सामने जो आप जलवायु है, जो हमारी वातावरण है, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जिसमें से जीवाश्म ईंधनों की अत्यधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। जहां पर क्या देखने को मिलता है आपके सामने? जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, जो आपका गाड़ी चलाते हो तो आपके सामने कोयला, जो पेट्रोलियम चाहिए, लाइट चलती है वो कोयले से बनती है, घर पे गैस चूल्हा चलाते हो वो प्राकृतिक गैस होती है। तो इसके वजह से जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्रीन हाउस गैस क्या कौन सी होती है? CO2, NO2, SO2, ये सब ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इनका उत्सर्जन बढ़ा है, जिससे पृथ्वी का तापमान भी क्या है? बढ़ गया है। पृथ्वी का तापमान बढ़ा है तो इससे क्या होता है आपके सामने? बिना जो असमय के ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। पर क्या देखने को मिलता है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अब आप कहोगे कि समुद्र के जलस्तर बढ़ने से हमें क्या नुकसान है? तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के लोग लगभग आपके सामने समुद्र से बहुत अधिक दूरी पे है। लेकिन सोचे उन लोगों के जो द्वीपों में रहते हैं और जिनके आसपास पानी है। समझ में आ गया? बहुत से ऐसे द्वीप है जो इस समय डूब चुके हैं, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा आपके सामने जो द्वीप है वो डूब जाएंगे। साथ के साथ अनेक चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्रकार की जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें बाढ़, सूखा, तूफान जैसी अत्यधिक तीव्र घटनाएं बार बार हो रही हैं। जहाँ पर क्या देखने को मिलता है? अलग अलग प्रकार की जो चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, वो जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, सूखा हो गया, इन जैसी जो चरम की घटनाएं हैं वो बार बार देखने को मिल रही है। ये जो परिवर्तन जो हमारे वातावरण में देखने को मिल रहे हैं, इनका सीधा का सीधा असर कृषि पर पड़ता है, जल संसाधन व मानव बस्तियों पर पड़ता है। क्या देखने को मिलता है? जो कृषि होती है, जो जमीन पे कृषि है, उस पे इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। जल संसाधन व मानव बस्तियों पर सीधा का सीधा प्रभाव है वो आपके सामने देखने को पड़ता है। क्या होता है भाई? बेसमय की बारिश हो रही है तो फसल, अगर आप फसल उगाई थी वो उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। जल संसाधन आपके सामने वो नहीं, और मानव बस्तियों को भी विस्थापित होना पड़ता है। तो इन सब चीजों पर अगर आप अपने नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपको सभी चीजें क्या, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है पूरा का पूरा। और अंत में मैं आपको निष्कर्ष और बता देता हूँ, वरना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक आपके सामने अलग से वीडियो देखने को भी मिलेगा ही। निष्कर्ष की बात करें, पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें पर्यावरण के संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय हमारे सामने अनेक चुनौतियां, उसमें से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। क्योंकि सीधे तौर पर मानव जाति के भविष्य का सवाल हो रही है। किस चीज से जुड़ी हुई है आपके सामने? मानव जाति है, उसके जो भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर हमने क्या नहीं किया, अगर हमने अपने वातावरण को नहीं बचाया, अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाया, तो आज नहीं तो कल हम अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो पृथ्वी है, इसको हम नष्ट कर देंगे। अगर हम जागरूक नहीं हुए, हमने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव नहीं लेकर, अगर हमने बदलाव नहीं किया सकारात्मक रूप से, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। हमें समझना होगा कि पृथ्वी हमारी धरोहर है, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत भी है। वे पीढ़ी सिर्फ हमारे लिए, ये जो पृथ्वी है, ये सिर्फ हम ही इस पे नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी। तो उनके लिए भी हमें इस पृथ्वी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जिसे हम सुरक्षित व स्वस्थ रहें, और जो अपना जीवन है इसको हम सुरक्षित और स्वस्थ बनाए, इस तरीके से इस जीवन को जिए। प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति का रक्षा करना, ये हमारा मूल मंत्र है। समझ में आ गया? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब भी आप कोई कोई भी निबंध को शुरू करो, तो बस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। तो निबंध में आपको सबसे पहले जिस टॉपिक पे है, टीवी पे है तो टीवी के बारे में लिखना है, फिर उसके फायदे व नुकसान लिखने होते हैं, और अंत में निष्कर्ष देना होता है, जहां पर फायदे व नुकसान को एक जगह कर देना होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी निबंध लिखो, उसमें शुरुआती रूप से उसकी परिभाषा बताओ जिस टॉपिक पे है, फिर उसके फायदे नुकसान है उसके ऊपर और डिटेल से करते हुए निष्कर्ष की तरफ आपको बढ़ना होता है। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अपन बढ़ेंगे जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने, कि कौन सा, निविदा का या टेंडर का, जिसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि निविदा व टेंडर को किस तरीके से लिखा जाता है, आपको किस तरीके से करके आना है। आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निविदा व टेंडर का प्रश्न देखने को जरूर से मिलने वाला है आपको। समझ में आ गया आपको? तो आपको किस चीज पे लिखना है टेंडर वाला प्रश्न आपके सामने, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर करने के लिए निविदा आमंत्रण, निविदा लिखनी है आपको। निविदा होती है कि आपके सामने, जैसे आपको कॉलेज है, आपको कॉलेज में क्या करना है, कंप्यूटरों की खरीदारी करनी है। समझ में आ गया आपके सामने? अब कंप्यूटरों की खरीदारी करनी है। अब प्राइवेट संस्था में तो क्या होता है, आप सीधे जाते हो और वहां से चीजों को खरीद के लेके आते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होती है। सरकारी चीजों में क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर की खरीदारी करनी है तो आप क्या करोगे, इसका जो प्रारूप है, भाई इतने कंप्यूटर हमें चाहिए, ये आपके सामने क्या करते हो, कोई भी उसमें डालते हो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हो। देखा होगा ना आपने, निविदा के नाम से अलग से चीजें आती हैं, वहां पर आप देते हो कि भाई हमें 500 कंप्यूटर चाहिए, कौन सी कंपनियां इच्छुक हैं, तो उस कंपनी के जितने भी अधिकारी होते हैं वो उस निविदा के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और फिर है जो सबसे सस्ती कंपनी की बिड लगती है, सबसे सस्ती जो आपके सामने कंप्यूटर दे सकती है, उसका कंप्यूटर खरीदारी की जाती है। ये तरीका होता है, इसी को क्या बोला जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। पूरा प्रारूप है वो अच्छे से समझेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अब निविदा आपके सामने किससे संबंधित है, कॉलेज से संबंधित है, तो कॉलेज के बारे में लिखेंगे। अगर और कोई संस्था से संबंधित हो तो संस्था का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संस्था के बारे में लिखना होता है जो निविदा देगी आपको। कोई भी संस्था है, जो भी सुविधा, जो भी संस्था आपकी वो जो निविदा देती है, जो निविदा का प्रारूप लिखती है, उसके बारे में आपको लिखना है। कॉलेज है तो कॉलेज है, विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय हो गया, कोई आपके सामने कोई स्वास्थ्य केंद्र है उसका होगा तो उस स्वास्थ्य विभाग होगा तो उससे संबंधित कोई भी विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो जो आपके सामने निविदा के बारे में बताएगी, उसी के बारे में लिखा जाता है। तो कॉलेज का नाम लिख दिया आपने, फिर आपके कॉलेज का पता, जिस भी संस्था, जो भी संस्था निविदा को जारी कर रही है, उसका पूरा पता लिखा जाता है। और फिर से वही बता रहा हूँ, लाइन में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना होता है आपको इन सभी चीजों को। सबसे पहले कॉलेज का नाम, फिर कॉलेज का पूरा पता। पूरा पता में आप शहर का नाम लिखोगे, पिन व कोड नंबर आपको लिखना होता है। समझ में आ गया? कॉलेज का नाम, कॉलेज का पूरा पता, और जिसमें शहर, पिन या कोड, सारी सारी चीजें लिखनी है। लास्ट में आपको कि भाई अगर किसी को फोन करके पूछना हो और जानकारी प्राप्त करनी हो तो फोन नंबर, और अगर कोई को ईमेल आईडी पर अगर मैसेज छोड़ना हो, ईमेल आईडी पर अगर ईमेल छोड़नी हो तो वो ईमेल भी छोड़ सके इसके लिए। तो ये सबसे ऊपरी प्रारूप है। समझ में आ गया आपके सामने? निविदा क्या, कॉलेज का नाम लिखोगे, कॉलेज का पूरा पता लिखोगे, शहर व पिन कोड लिखोगे, फोन नंबर व ईमेल आईडी है उसको लिखा जाता है। ये निविदा का प्रमुख प्रारूप होता है। जो सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से बता दी है, जहां पर निविदा में आपके सामने सारी चीजें देखने को मिलेंगी। निविदा में आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, संदर्भ संख्या। फिर आप लिखते हो संदर्भ संख्या, संदर्भ संख्या में क्या आएगी, कॉलेज का नाम देना आपको, निविदा व कंप्यूटर, भाई क्या निविदा किससे संबंधित जारी कर रहे हो, कंप्यूटर से संबंधित 2024, और संख्या दे देनी। मैं सीधा बताऊं आपको, कुछ मत करना, ये नंबर लिख देना, एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर मैं आपके सामने, 10-15-24.ab, ये नंबर लिख देना आप निविदा के, बस समझा? 10-15-24/AB करके लिख देना, और साइड में इसके नीचे जब आप ये संदर्भ संख्या जरूर लिखना आपको शब्द, और फिर जो आपने नंबर दिया वो लिख देना, और नीचे आपके सामने दिनांक डाल के आपका जब पेपर है उस जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन की दिनांक आपको डाल देनी। समझ में आ गया आपके सामने? सबसे पहले आपको पता संस्थान का, उसका एड्रेस, फिर उसके जो पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके नीचे संदर्भ संख्या। भाई इस संदर्भ संख्या, इससे पहले भी और निविदाएं हो चुकी हैं, सरकारी टेंडर छूट चुके हैं, तो ये वाला कितने नंबर का है, तो आप अपने रूप से कोई नंबर दे सकते हो, या मैंने जो नंबर बताया वो लिख देना, और नीचे उसके दिनांक लिख देना। समझ में आ गया आपको अच्छे से?
फिर आपके सामने अगर अपन बात करते हैं, आपके सामने निविदा का जो आमंत्रण जो सूचना है उससे संबंधित आप लिखते हो, सीधा का सीधा क्या लिखोगे, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु हमने निविदा का आमंत्रण पत्र किया है। तो ये जो भाई आपको विषय लिखते हैं ना पत्र में, उसी तरीके से आपको जो लिखना होता है किस चीज के लिए आप निविदा छोड़ना चाहते हो उसी चीज से संबंधित। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कॉलेज के पुस्तकालय तो आपको कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित उपकरण खरीदने हैं, क्रय करना है, उससे संबंधित आपको निविदा का आमंत्रण करना है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कंप्यूटर है पुस्तकालय से संबंधित आपको जो कंप्यूटर को खरीदना था वो आपको लिखना था, उससे संबंधित आपके सामने निविदा लिखनी है। अगर और कोई चीज से संबंधित हो आपके पेपर में देके रखेंगे विषय, बाकायदा आप वहां से लिख देना कॉपी करके। समझ में आ गया। फिर आपको फिर से अपने कॉलेज का नाम देना है और क्या लिखना आपके सामने, फिर डिटेल में लिखना आपको सभी चीजों को, जहां पर आपको लिखना है कि अपने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं छात्रों विषय के सुविधा हेतु, भाई अपन कंप्यूटर मंगवा रहे हैं तो यही चीजें लिखेंगे कि भाई हमारा जो पुस्तकालय उसमें आधुनिक उपकरण लगाना चाहते हैं, जहां पर छात्रों शिक्षकों की सुविधा के लिए हमें बढ़िया क्वालिटी के क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हमें कंप्यूटर चाहिए, ताकि हम संबंधित जो उपकरण है उसकी खरीद फरोख्त कर सकें और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अनुभवी व अधिकृत आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां उसकी मोहर बंद आमंत्रित किया जाता है। तो आपको ये जो सारी चीज भाई कंप्यूटर से संबंधित अगर आप निविदा जारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी देनी है। ये जो जो पॉइंट आपके सामने ये वाला ऐसा का ऐसा कॉपी करके लिख देना भैया। कंप्यूटर मत लिखना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजें आपको अपने हिसाब से लिखनी है। वहां पे हो सकता है आपको कोई पेपर में स्पोर्ट्स की प्रणाली से संबंधित चीजें आ जाए और कोई चीज से संबंधित, तो ये तो उसी चीज से संबंधित लिखोगे जो पेपर में दे रखा होगा, विषय को कॉपी करके लिख देना। समझ में आ गया ना, वो लिख देना। और उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो रटने वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा का ऐसा पॉइंट करके लिख देना। रटना है इसको साफ साफ रट के लिख देना। और रटने के लिए पीडीएफ चाहिए, कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई पढ़ लेना जाके। समझ में आ गया आपके सामने। अगला है निविदा के उद्देश्य। निविदा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कॉलेज पुस्तकालय हेतु नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएससी और प्रिंटर की खरीदारी। फिर आपको क्या लिखना है, निविदा का उद्देश्य। निविदा का उद्देश्य क्या होता है भाई, क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं आप खरीदना चाहते हो। तो क्या क्या खरीदना चाहते हो आप, कॉलेज की पुस्तकालय हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो भाई कंप्यूटर चाहिए होता है ना उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। फिर कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, मॉनिटर चाहिएगा, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू और प्रिंटर चाहिएगा। ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लिख दोगे। तो यही है जो जो आपके सामने निविदा के लिए जो जो चीजें जो उस विषय में दे के रखे हैं उससे संबंधित आपको जो जो चीजें वो लिख देनी होती है। समझ में आ गया। अच्छे से बता रहा हूं आपको, पहले विषय लिखना है, काफी हार्ड टॉपिक होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले विषय लिखना है, फिर आपको अपने कॉलेज का नाम निचली लाइन में और जो विषय होता है उसको कॉपी करके लिख देना सीधा सीधा। फिर आपको ये चीजें रट लेनी है, ऐसी कैसी कॉपी करके लिख देना। फिर क्या लिखना है कि भाई आपको जो जो चीज मंगानी है ना, जो जो चीजों की खरीदारी करना चाहते हो या बेचने से संबंधित है, तो जो जो चीज बेचना चाहते हो उसके बारे में लिख दो कि भाई ये चीज है ना वो हम बेचना चाहते हैं या ये चीजें खरीदना चाहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। फिर आप कितनी खरीदना चाहते हो या कितनी चीजें बेचना चाहते हो उसके बारे में विस्तृत रूप से विवरण दोगे। तो क्या लिखोगे, आवश्यक विवरण लिखोगे और क्या क्या चीजें आपको चाहिए उसके बारे में लिखोगे। तो पहला पॉइंट आपको चाहिए भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्या चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। और कितने चाहिए, 15 रकम, मतलब कुल 15 आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर होने चाहिए और उच्च वेरिफिकेशन, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के एकदम। समझ में आ गया। तो 15 कंप्यूटर चाहिए। फिर आपके सामने एलसी डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हुई है जिसमें एलसीडी मॉनिटर चाहिए, 21 इंची से ज्यादा के होने चाहिए और 15 कम से कम हमें चाहिए। अब कंप्यूटर माउस भी चाहिए भाई, वायरलेस होने चाहिए या फिर वायर्ड कंप्यूटर माउस होने चाहिए 15 सेट। 15 कंप्यूटर तो 15 ही सेट चाहिए, ज्यादा देना चाहो तो ज्यादा भी लिख सकते हो, एक आधा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे, यू सीपीयू, भाई कंप्यूटर के साथ सीपीयू भी चाहिए, तो सीपीयू है वो आपके सामने 600 जो किलोवाट तक आपके सामने 1 किलोवाट से लेकर 600 वाट तक देखने को मिल सकता है, और ये भी 15 चाहिए हमें। फिर प्रिंटर, अब सभी को प्रिंटर उसमें चलाओगे आप लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में सभी कंप्यूटर पर प्रिंटर की जरूरत नहीं है भाई, ऑफिस में एक आध प्रिंटर चाहिए तो कुल 2 प्रिंटर आपको चाहिए होंगे। और अन्य जो उसमें जो जो कंप्यूटर चाहिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है तो आपको पता है भाई एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो वगैरह उसके अंदर डली हुई होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो ये थी आपके सामने जो निविदा से संबंधित चीजें, भाई आपको क्या क्या चीजें मंगवानी है ना, ये चीजें मंगानी है, कितनी मंगवानी है उसके बारे में बता दिया।
अब बात करेंगे निविदा भाई कहां पर शुरू होगी। समझ में आगे वाले को ये भी तो बताना है कि भाई कौन सी जॉब कैब कितने बजे शुरू होगी। तो पहले बात करेंगे, ये भी एक प्रकार के सरकारी फॉर्म जैसी होती है, सरकारी नौकरी फॉर्म चलता है ना, तो उसकी डेट होती है उसी तरीके से होती है। तो निविदा प्रपत्र फॉर्म करने प्राप्त करने की तिथि मतलब वो अंतिम दिनांक जब तक आप क्या कर सकते हो, जो निविदा है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 5 अप्रैल 2024 के शाम 5 बजे तक कर सकते हो। समझ में आ गया? शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, निविदा का फॉर्म भर सकते हो, 5 अप्रैल 2024 तक। समझ में आ गया? निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि कब तक, मतलब फॉर्म लेना है। अब आप क्या करोगे, कॉलेज पर जाओगे और जो कंपनी लेना चाहती हो वहां से फॉर्म कलेक्ट करेगी। समझ में आ गया? 5 तारीख 5 अप्रैल तक आपके सामने फॉर्म बांटे जाएंगे। फिर क्या है, फॉर्म जमा भाई भरकर वापस भी जमा करना होता है। समझ में आ गया? तो कब तक? 15 अप्रैल 2024 की 3 बजे तक दोपहर के आप फॉर्म जमा कर सकते हो। वहां पर काउंटर लगा होगा, वहां पर जाकर जमा कर सकते हो। समझ में आ गया? फिर क्या दे रखा आपके सामने, फिर ये एक एक पॉइंट रट लेना है इनको, ये सेम टू सेम लिखने होते हैं आपको सारे के सारे। ये रट लेना, ये सेम टू सेम लिख देना सर, चाहे किसी का है ये सेम टू सेम लिखना आपको। तकनीक निविदा क्या होती है? टेक्निकल निविदा, जिसमें आपको 15 अप्रैल से लेकर 4 बजे तक, मतलब कितने बजे वो सारे के सारे पत्रों को खोला जाएगा, जांच की जाएगी कितने बजे, 15 अप्रैल 2024 को 4 बजे तक उन सबको खोल दिया जाएगा। जब जमा करोगे जब भी देख लेंगे कि सही है गलत है, फिर उनको सबके सामने बिडिंग कैप जैसे शुरू होगी। टेक्निकल बिड है जो भाई ऐसे बोल देते भाई 5,000 रुपये मैं दूंगा, 6,000 रुपये मैं दूंगा, ऐसा देखा होगा ना आपने। वो बिड कितने बजे लगेगी? 4 बजे लगेगी उसी दिन। स्थान कहां पर आपके सामने, कौन से स्थान से आपको प्रपत्र को जमा करवाना है? प्रधानाचार्य के पास, कॉलेज का जो कार्यालय है वहां पे प्रधानाचार्य के पास आपके सामने क्या करना है, प्रपत्र को जमा करवाना है। अब प्रपत्र का शुल्क कितना लगेगा आपके सामने लेने का, फॉर्म लोगे ना तब कुछ पैसा लगता है। 1,000 रुपये आपको फॉर्म लेने के लेंगे प्रतिदेय कॉलेज के नाम के पक्ष में, आपको बैंक ड्राफ्ट में जमा करने हैं। और कहां पे करने हैं आपको? आपको 1,000 रुपये लगेंगे और आपको कॉलेज का जो बैंक डिटेल उसमें आपको जमा करनी है। समझ में आ गया? अगले वाला क्या, धरोहर राशि। 50,000 रुपये मात्र के पक्ष में आपको ड्राफ्ट व चेक है उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। आपको मतलब 50,000 रुपये वो रखते हैं आपके सामने धरोहर राशि के रूप में। धरोहर राशि क्या होती है समझ में आ गया आपको? क्या होता है, कोई भी बिड में हिस्सा लेते हो ना तो वो कुछ पैसे ना आपको उस फॉर्म भरने के साथ जमा कराए जाते हैं। अगर आप जीत जाते हो तो वो रख लिया जाता है, अगर आप हार जाते हो तो वो क्या कर लिया जाता है, वो आपके सामने आपको वापस लौटा दिया जाता है। उसको क्या नाम से बोलते हैं, उस बिडिंग के राशि को धरोहर राशि के नाम से बोला जाता है। इस बिड में, इस जो आपके सामने कितना पैसा लग रहा है निविदा में, 50,000 रुपये आपको रखने हैं। अब निविदा जमा करने की क्या क्या प्रक्रिया भाई, किस तरीके से आपको निविदा जमा करनी है, सभी चीजें आपको ऐसी कैसी लिखनी है, रट लेना है सारी सारी चीजें, ये सेम टू सेम लिखनी है। बस आपको विषय से संबंधित एक दो चीजें बदलती हैं, बाकी निविदा में हर चीज रट के एक दो सेम टू सेम लिखनी होती है। इसमें फर्म की साख, भाई आप जो फर्म है आप एचपी का दोगे, डेल का दोगे, आप लेनोवा का दोगे, कोई भी कंपनी का दोगे उसके बारे में बताना है। पंजीकरण प्रमाण, कितना आपका पंजीकरण नंबर है कंपनी का उसके बारे में बताना आपको। जीएसटी का विवरण देना आपको, जीएसटी के बारे में बताना है कि भाई आपका जीएसटी का नंबर कितना है। पैन कार्ड आपको बताना है, पिछले 3 साल में आपने कितना टर्नओवर किया, कितना पैसा कमाया है, कितने आपने डीलरशिप दी है। प्रमाण पत्र, तकनीक जो आपके सामने तकनीक से संबंधित आपके सामने कितनी कितनी चीजें हैं, अनुपालन है, निविदा शुल्क व धरोहर राशि के साथ आपको विवरण शामिल है। मतलब हर चीज आपको लिख के देनी है, ये सब चीजें आपको लिखी होंगी तभी आपका प्रपत्र है उसको सही से स्वीकार किया जाएगा। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट क्या लिखना है इसमें आपके सामने, लिफाफा, 2 लिफाफे तैयार करने, एक में तकनीक से संबंधित चीजें, दूसरे में वित्तीय मतलब पैसों से संबंधित चीजें। इसमें प्रत्येक मत की दरें जीएसटी सहित आपको चीजों का उल्लेख करना है कि भाई आप कंप्यूटर दोगे 10,000 रुपए का, माउस दोगे आप माउस और कीबोर्ड की 100-150 रुपए का, आपके सामने जो सीपीयू है वो 8,000 रुपए का दोगे, प्रिंटर वो आप 25,000 रुपए का दोगे। तो ये जीएसटी सहित आपको पैसों के बारे में उल्लेख करना है। पहले में आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है पहले लिफाफे में, दूसरे लिफाफे में आपको बताना है कि कितने पैसे के आप सारी चीजें देने वाले हो। दोनों लिफाफों को एक बड़े बंद लिफाफे में बंद करना है, मतलब दोनों लिफाफों को एक जगह करना, अलग अलग रखना है और फिर एक पूरे लिफाफों में बंद करके रख देना है। और इसको कॉलेज पुस्तकालय हेतु, जो आपके सामने क्या लिखना है उस पे, कॉलेज पुस्तकालय हेतु कंप्यूटर क्रय के लिए निविदा लिखकर प्रधानाचार्य के जो कर्मचारी कार्यालय उसमें जमा कर देना। आपको समझ में आ गया? आपको क्या करना है,
पहले लिफाफा आपको पहला तकनीकी जिसमें अपनी कंपनी के बारे में बताना है, दूसरे में आपको क्या करना है, कितना पैसे लोगे उपकरणों का उसके बारे में बताना है, और फिर दोनों को एक लिफाफे में बंद करना है जिसपे लिखना है कार्यालय पुस्तकालय तो कंप्यूटर की निविदा, और उसको तो प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा करवा देना है। समझ में आ गया आपके सामने? इस तरीके से आपको सभी चीजें करनी होती है। लास्ट में अगर आप निविदा करवा रहे हो तो निविदा से संबंधित भैया नियम और शर्त भी लागू होती है। समझ में आ गया? क्या क्या नियम और शर्त लागू होती है इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रदाता को कॉलेज के उपकरणों की सफल स्थापना और 3 साल तक की ऑन साइट वारंटी प्रदान करनी होगी। मतलब आप ऐसे नहीं कि खरीदोगे, बल्कि उनको सही से लगाकर भी जाओगे उस लाइब्रेरी में, और लगाने से लेकर जिस दिन चालू करेंगे उससे 3 साल तक की आपको वारंटी भी देनी होगी। खराब होंगे तो आपको उनको सही भी आप ही करके जाओगे। समझ में आ गया? कॉलेज बिना कोई कारण बताए आपकी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उसके पास अधिकार है। कॉलेज के मन में आई तो वो चीज जो आपका जो प्रपत्र उसको स्वीकार करेगा, अगर उसको मन में आई तो अस्वीकार भी कर सकता है। ये उसका व्यक्तिगत स्वायत्त फैसला होगा, वो आपको नहीं बताएंगे कि उन्होंने आपको क्यों आपको प्रपत्र को अस्वीकार किया है। समझ में आ गया? सामान की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। मतलब सामून जो आप टेंडर आप जीत गए तो 30 दिन के अंदर आपको वो क्या मतलब फिर आपको आदेश दे दिया जाएगा कि भाई आप टेंडर जीत चुके हो, तो जिस दिन वो आदेश जारी होगा उसके 30 दिन के भीतर आपको सारा सामान भी देना है और उसको लगा कर भी जाना है। ये सारे पॉइंट ऐसे कैसे लिखने होते हैं, आपको सेम टू सेम कॉपी कर लेना चाहिए। भुगतान नियमानुसार सफल स्थापना व परीक्षण के उपरांत किया जाएगा। पैसे कब दिए जाएंगे आपको? जब आपके सामने जो भुगतान आपको तब किया जाएगा जब आप उसको सही से लगा दोगे और फिर उसका टेस्टिंग हो जाएगी सही से, तब आपको पैसा वो दे दिया जाएगा। बाकी की जानकारी आपको वेबसाइट के लिंक पे डाउनलोड करके देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। नीचे आपको क्या लिखना होता है? आपके सामने भवदीय लिखकर हस्ताक्षर नाम और जो आपके सामने जो प्रधानाचार्य अगर इसको जारी कर रहे हैं, जो भी संस्था इसको जारी कर रहा है, उस पद के अधिकारी का नीचे साइन है उस कॉलेज का नाम। समझ में आ गया? इतनी बड़ी होती है निविदा, इतनी बड़ी चीजें होती है। एक बार फिर से आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आप क्या दोगे भाई? जो कॉलेज है जो निविदा को जारी करती है उससे संबंधित आपके सामने जानकारी, उसके नाम, उसका जो वो उसका क्या नाम है, उसका पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देते हो। फिर कितने नंबर की निविदा संख्या दी जाती है और उसके नीचे दिनांक को लिखा जाता है। उससे नीचे लिखते हो आप विषय, भाई कौन से किस चीज की निविदा जारी करते हो, वो आपके सामने पेपर में देकर रखेंगे, उस पेपर से कॉपी करके सेम टू सेम लिख देना। फिर आपको क्या करना है? उसके बारे में थोड़ा बताना है कि भाई कौन क्या क्या चीजें हमें चाहिए, और फिर आपको ये वाले कॉपी करके ऐसी कैसी चीजें लिखनी है। फिर आपको 5, 3, 6, 4 पॉइंटों को ऐसा ऐसा कॉपी करना होता है, जिसमें पहला पॉइंट है निविदा के उद्देश्य। भाई जो विषय है आपका उससे संबंधित आप क्या क्या चीजों की खरीद करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, वो ऐसा का ऐसा कॉपी करके लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है कि कितनी मात्रा में वो चीजें चाहिए आपको, कितनी मात्रा में आप बेचोगे तो बेचने के लिए, कितनी मात्रा में खरीदना चाहते हो, तो कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर से संबंधित जितने उपकरण है उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बता देना है। फिर आपको निविदा से संबंधित पॉइंट, भाई आप कहाँ से आप फॉर्म लोगे, कहाँ पे आप जमा करोगे, कौन से स्थान पे करना है, कितने पैसे आपको उस फॉर्म लेने के लगेंगे, कितने रुपए की धरोहर राशि होगी, सारे के सारे पॉइंटों को कॉपी कर लेना, रट लेना, एज टू एज कॉपी करके लिख लेना। फिर आपको वो फॉर्म जमा करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसमें मैंने बताया कि 2 लिफाफे तैयार करने हैं। एक लिफाफे में आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, दूसरे लिफाफे में आपको पैसे के बारे में बताना है, दोनों को एक जगह इकट्ठा करके जमा कर देना है। समझ में आ गया? फिर आपको क्या बताना है? नियम व शर्तें बतानी है, और ये भी कॉपी करके ऐसी कैसी लिख देना, ये भी आपके सामने समान होती है। समझ में आ गया? और लास्ट में बहुदीय लिख के आप सारी चीजों को ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। ये है आपके सामने टेंडर करने की पूरी प्रक्रिया, निविदा जारी करने की पूरी प्रक्रिया। विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है कि निविदा वो कैसे जारी होती है। अगले वाला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा आपके सामने अगला प्रश्न है, वो है हिंदी विभाग के द्वारा, मतलब आपको क्या करना है? एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। अधिसूचना के प्रारूप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा कि अधिसूचना कैसे जारी की जाती है। अधिसूचना के प्रारूप से संबंधित चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपके सामने विश्व हिंदी दिवस को मनाने से संबंधित जो सूचना है वो आपको नोटिफिकेशन उसका जारी करना है। अधिसूचना से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अधिसूचना में? आपके सामने सबसे पहले कौन सा विभाग है वो आपके सामने अधिसूचना जारी कर रहा है, तो उसका नाम लिखो।
कौन से मंत्रालय संगठन जो आपके सामने अधिसूचना जारी कर रहा है उसके बारे में लिखो, विभाग का पूरा पता और पिन एड्रेस लिखो। तो ये चाहे पत्र लिखो, चाहे निविदा लिखो, और चाहे लिखो आप अधिसूचना, तीनों में ये सारी चीजें सेम ही है। विभाग का नाम, मंत्रालय का नाम, कहां पर उसका पूरा पता है, सारी की सारी चीजें समान है, रट लेनी है, ऐसी कैसी लिखनी होती है। फिर आपके बारे में फोन नंबर बताना है और ईमेल एड्रेस आपको ऐसी कैसी लिखनी होती है। ये आपके सामने सारी सारी चीजें ऐसी कैसी लिखनी होती है, जिसमें आप बताते हो फोन नंबर, पिन कोड है, वो फोन नंबर के बारे में आप हर चीज बताते हो। फिर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, संदर्भ संख्या। संदर्भ संख्या क्या होती है, जिसमें विभाग का नाम का बारे में बताया जाता है कि भाई ये विभाग है, उसका ना ये नाम है, इसका विभाग का नाम और संख्या। सीधी सीधी जो मैंने संख्या रटाई थी ना, 10, 15, 24 एपी के नाम से लगाकर लिख देना। संदर्भ संख्या वही होती है जो मतलब इस संख्या का नोटिफिकेशन है, ये होता है आपके सामने। समझ में आ गया। और नीचे उसकी डेट लिख देनी है। तो निविदा में और जो अधिसूचना में ये चीजें तो एकदम समान है आपके सामने। अब जो अधिसूचना हम कौन से विषय पर लिख रहे हैं, अपन विश्व हिंदी दिवस पे लिख रहे हैं। कब? 10 जनवरी 2024 के आयोजन के संकल्प में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है, तो उसके संकल्प में अपन विश्व हिंदी दिवस पे एक अधिसूचना जारी कर रहे हैं। मैंने प्रारूप बता दिया। सबसे ऊपर के प्रारूप में आपका विभाग का नाम, विभाग का संगठन का नाम और उसके शहर का पता है, उसके बारे में फोन नंबर और उसके ईमेल एड्रेस आपको पूरा का पूरा बता दिया है। फिर आपको संदर्भ संख्या देनी है, फिर आपको उसका जो दिनांक है वो संख्या देनी है और अधिसूचना की संख्या देनी है। फिर आपको विषय देना है। विषय जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पेपर में दे के रखते हैं विषय, सेम टू सेम कॉपी करके विषय को आपको लिख देना होता है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें कैसे करनी है। फिर आपको लिखना है, यह आपको सर्वप्रथम सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। तो ये तो आपको दे के रखेंगे, आप रैंडम डेट भी लिख सकते हो और कोई चीज से अधिसूचना आएगी, ये तो आएगी नहीं आपके सामने सेम टू सेम, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है। आप बताओगे कि आप क्या विषय के बाद में आप लिखोगे कि जो हिंदी दिवस है वो किस प्रकार से मनाया जाता है, उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो 10 जनवरी 2024 को अपन विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और बड़े उत्साह व गौरव के साथ हम इस हिंदी दिवस को मनाएंगे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, भाई आप कोई भी त्योहार मनाते हो, कोई भी अगर जो दिवस मना रहे हो, तो उसको भाई क्यों मनाते हो उसके बारे में बताया जाता है। क्यों मनाते हैं? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका महत्व के बारे में बताने के लिए और पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर इस चीज को बताने के लिए अपन क्या किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। समझ में आ गया। उसके अलावा अब क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आपका, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, किस दिनांक को मना रहे हो, 10 जनवरी 2024 को आप अपना जो विश्व हिंदी दिवस मना रहे हो। समझ में आ गया। समय की बात करें, 10:30 बजे से, सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आप क्या करोगे, मनाओगे। स्थान की बात करें, विभाग, संगठन व जो संभाग है, मीटिंग हॉल का क्या नाम है उसके बारे में आपको बताना है। हर चीज के बारे में विस्तृत रूप से बताना आपको। दिनांक, भाई किस किस दिनांक को दे रहे हो, तो जिस दिनांक को आप हिंदी दिवस मना रहे हो या फिर और कोई चीज की अधिसूचना होगा उसकी दिनांक के बारे में बता देना। कितने बजे से कितने बजे तक मनाओगे वो बता देना, और कहां पर मनाने वाले हो, हॉल का नाम या जो भी जिस संगठन में मनाने वाले हो उसके बारे में विस्तार से बता देना। ये होता है अधिसूचना का प्रारूप। कार्यक्रम की बात करें, अब भाई कार्यक्रम होता है तो कोई कार्यक्रम में कोई ना कोई तो आता ही है, तो मुख्य अतिथि का नाम लिख देना आपको। समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे अपन, हिंदी भाषा के विकास और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। समझ, सब अपने अपने जितने भी अधिकारी हैं वो सब अपने अपने वहां पर भाषण देंगे, सभी अपने अपने बारे में बताएंगे। हिंदी भाषा के उत्कृष्ट करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मान, वहां पर क्या क्या चीजें की जाएंगी आपके सामने। सबसे पहले जो अतिथि है उसका आपके सामने भाषण होगा। फिर चर्चा करेंगे कि क्या विकास हो सकता है हिंदी भाषा का, कहां पर चुनौतियां हैं। फिर जो जो अधिकारी, जो जो कर्मचारी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से उनको सम्मान किया जाएगा भाई, ताकि आप भी प्रेरित हो अच्छे काम करने के लिए। फिर क्या है, एक छोटा सा हिंदी भाषा से हिंदी में कविता, पाठ, लघु नाटक प्रस्तुति या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा आपके सामने, जो कविता है उसमें आप पाठ का आयोजन कराओगे, मतलब वहां पे कोई छोटा नाटक करवा देंगे। हिंदी वाद विवाद डिबेट का आयोजन करा दिया जाएगा ताकि सभी लोग हैं वो हिंदी से जुड़ाव महसूस कर सकें, सिर्फ एक हिंदी का एक कार्यक्रम ही नजर नहीं आए। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु भावी कार्य योजना पर विचार विमर्श करना और हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए क्या किया जाएगा आपके सामने। आगे अपन क्या करेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे कि भाई किस तरीके से हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना है, इसके लिए विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो आप कोई भी चीज की अधिसूचना जारी करो उसमें ये 4 पॉइंट जरूर देने आपको।
समझ में आया? पहला दिनांक के बारे में बताना, किस दिनांक को वो होगा, किस समय पे वो आपके सामने कार्यक्रम होगा, कौन से स्थान पे होगा और वहां पर क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। जैसे हिंदी दिवस पे है तो वहां पे सबसे पहले अतिथि के जो भाषण होगा, फिर चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, विकास और चुनौतियों के बारे में, हिंदी के बारे में। फिर कौन कौन जो कर्मचारियों ने जिन्होंने अच्छा काम किया है उसका सम्मान किया जाएगा। फिर एक नाटक और आपके सामने वाद विवाद प्रतियोगिता जारी की जाएगी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह तो था वहां के बारे में। अब आपको क्या करना होता है, अधिसूचना में अनुरोध करना होता है सभी लोगों से। क्या करना है, सभी अधिकारी गण, कर्मचारी गण व संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करके विश्व हिंदी दिवस को सफल आयोजन करें। क्या बताया जा रहा है कि सभी अधिकारी हैं, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो ये जो कार्यक्रम है इसमें पहुंचे और जो विश्व हिंदी दिवस का जो सफल कार्यक्रम है इसको सफल बनाने का प्रयास करें। इस अवसर में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो इच्छुक कर्मचारी व अधिकारी हैं उसका जो नाम देना है और आपको तिथि देनी है, वो पंजीकृत करा सकते हैं। भाई कौन कौन अधिकारी है वो आपके सामने इसमें भाग लेना चाहते हैं, सारे के सारे अधिकारी क्या करा सकते हैं भाई, अपना नाम है और आपके सामने जो अधिकारी इसमें इच्छुक हैं वो अपना अपना नाम है वो इसमें लिख सकते हैं। अधिसूचना के समक्ष अधिकारी का अनुमोदन की जा सकती है। किसको, कौन से अधिकारी को आप क्या कर सकते हो, यह अधिसूचना है जो भाई जैसे मैं आपके सामने विश्व हिंदी कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ, तो कौन किस अधिकारी को बताऊंगा भाई मैं कार्यक्रम में आने के लिए। ऐसे थोड़ी कि हजारों लोग आना चाहते हैं, सबको थोड़ी बुलाएंगे वो, कौन से अधिकारी को बताना है। तो आपके सामने जैसे हस्ताक्षर करने अधिकारी का नाम, पदनाम, जो जो जैसे सचिव है, राजभाषा अधिकारी है उसका नाम और विभाग का नाम। क्या क्या लिखना होता है उसमें, जितने भी संबंधित जो आपके सामने विभाग है अधिकारियों की सूचना के बारे में बताना है, क्या क्या समय आपको आवश्यक कार्रवाई करनी है उसके बारे में बताना है, सूचना पट प्रदर्शित करने हेतु, वेबसाइट पे अपलोड करने हेतु और निजी माननीय मंत्री के बारे में बताना और कार्यालय भर्ती हेतु। ये था आपके सामने पूरी का पूरा निविदा से जो अधिसूचना से संबंधित जितना भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका प्रारूप था मैंने बता दिया। अधिसूचना का प्रश्न भी जोर से देखने को मिलेगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।